गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? बढ़िया है सभी का हाल चाल। बच्चा कह रहा है सर बहुत बढ़िया। आप बताओ, आज आप खुश मूड में लग रहे हो। और मैं खुश मूड में नहीं, नालायक गुस्से वाले मूड में आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं आते ही गुस्सा हो जाऊं। छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे सामने बैठे हैं, मैं गुस्सा हो जाऊं आपको? मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब यहाँ पर अमेंडमेंट क्लास डालने वाला अमेंडमेंट क्लास देखने वाले से ज्यादा सीरियस है। जिसके एग्जाम है वो इतना सीरियस नहीं है, जिसके एग्जाम नहीं है वो इतना सीरियस है। जिसके एग्जाम में वो कह रहा है अमेंडमेंट तो बाद में भी कर लेंगे। इतनी बड़ी बड़ी अमेंडमेंट कौन देखेगा भाई? हमें तो एक लाइन का मतलब बता दो, जहां से हमें क्रक्स पता लग जाए ना, बस वो अमेंडमेंट हमें बता दो, अमेंडमेंट आई क्या है। जहां डिटेल में हो, जहां एग्जाम्पल हो, वो हमें देखना ही नहीं है। बच्चा कह रहा है क्या हो गया सर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अमेंडमेंट क्लास जब 1 मैंने डाली थी ना, आप चेक कर लो, 9,000 बच्चों ने उसको देखा है। अमेंडमेंट क्लास 4, 5, 6 जो यहाँ पे डल रही हैं, उसको सिर्फ 2-3 हजार बच्चों ने देखा है। इट मीन 70% बच्चा अमेंडमेंट क्लास देख ही नहीं रहा। इससे पता लगता है कि अमेंडमेंट्स आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रॉब्लम पता है कि आपके अंदर एकदम एनर्जी आती है कि सर अमेंडमेंट क्लास डाल दो, पता नहीं कितने सारे अमेंड। जब अमेंडमेंट क्लास मैंने डालनी स्टार्ट की तो बच्चा ही गायब हो गया। बच्चा कहता हम नहीं देखेंगे, अब हमें पता लग गया ना कि अब आपने डालनी स्टार्ट कर दी, अब आपका हार्डवर्क स्टार्ट हो गया, हमें पता है यहाँ पे अमेंडमेंट क्लास आपने डाल ही देनी है, यहीं पे तो रहेंगी। सर क्यों इतना बोलते रहते हो? आपको और कोई काम नहीं है क्या? वेले हो क्या? हम कभी भी देख लेंगे, हमारी मर्जी। दिक्कत सर मुझे नहीं है, ये टाइम आपको बाद में मिलेगा ही नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूं, दिल से दे रहा हूं। आज भी मैं 20% बच्चा ऐसा दिखा दूंगा आपको जिस बच्चे को यही नहीं पता कि जून के अंदर भी अमेंडमेंट आई थी इनकम टैक्स में। उसने जून के अमेंडमेंट नहीं किया, भी एग्जाम उसको जून के देने थे, उसको जून के अमेंडमेंट नहीं पता। क्यों? अपनी लाइफ में जी रहा है, उसको पता ही नहीं अमेंडमेंट आनी क्या है। और वही से हम दिसंबर में होगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़े दिनों के बाद, जब बच्चा सीरियस होगा ना, जब बच्चे को अंदर से लगेगा भाई साहब एग्जाम तो आ गए यार, अब क्या करें भाई, अब तो मेरे बस का नहीं है, अब तैयारी नहीं हो रही, उसके जब अंदर से लगेगा ना कि मेरी तैयारी नहीं हो रही, फिर पता क्या करेगा? मैसेज करके पूछेगा सर अमेंडमेंट क्लास कब डालोगे? सर इतनी सारी अमेंडमेंट है, कैसे डालोगे, कैसे करेंगे, प्लीज हमें अमेंडमेंट क्लास के बारे में बता दो। उसको मैं फिर मैसेज करूंगा कि नालायको जाके यूट्यूब पे देख लो। और आप भी मेरा सपोर्ट नहीं करते, आपसे मैं इसलिए गुस्सा हूं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं कई बार स्टेटस पे देखता हूं, इतनी सारी वीडियोस आपने शेयर की होती हैं जो पढ़ने वाली वीडियो हैं। सोच के बोलना इस वीडियो, सर एक बार सोच के बोलना, इस वीडियो से क्या कोई हंसी मजाक या किसी के मतलब मैंने किसी के अगेंस्ट बात बोली है या मैंने किसी का बुरा बोला है? बस ये वीडियो आपको दूसरों शेयर नहीं करनी। क्यों? इसके अंदर कुछ है तो है नहीं, हमने पढ़ लिया, हम दूसरों को क्यों पढ़ाएं? आपको नहीं पता, ये छोटी छोटी बातें जो है ना सर, ये छोटी छोटी बातें आपको लाइफ में दिक्कत क्रिएट करेंगी। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं कि अगर आपका भला हो चुका है, अगर आप दूसरों का भला नहीं करोगे ना, इस जिंदगी को जीने का मजा नहीं है। आपको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, थोड़े बड़े हो जाओगे, थोड़ा माइंड में कुछ जाएगा, तब ये बातें समझ में आएंगी, बातें मैं क्यों बोलता था। तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अपने दोस्तों को बोल देना अमेंडमेंट क्लास देख लें। सर उन्हें देखने से आसान लग रही है, बट एक्चुअल में आसान नहीं है। उन्हें 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, तब जाके अमेंडमेंट समझ में आएंगी। ठीक है जी, चलो इधर का ध्यान से। मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं तो आपको लगेगा चल यार फिर विवेक सर गुस्सा करते रहते हैं। अब ज्यादा गुस्सा नहीं करूंगा, बट मैं कहूंगा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी बातें मान लिया करो। आपके भले के लिए ही बोलता हूं, आपके भले के लिए। देख लो मैं कितने टाइम से डेली यूट्यूब पे आ रहा हूं, कितने टाइम से डेली यूट्यूब पे आ रहा हूं। सर मैं भी तो घर बैठ सकता हूं ना, बट मुझे आपकी ज्यादा फिक्र है। बच्चा उस बात को समझता नहीं, बच्चे ने विवेक सर को ना वेल्ला ही समझ लिया कि बिल्कुल ही वेल्ले। अगर कहते हैं ना पूरे ब्रह्मांड का सबसे वेल्ला टीचर कौन सा है, बच्चा मेरा नाम लेता है, कहता है डेली यूट्यूब पे रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आपका प्यार ही मुझे यहाँ पे लेके आता है। और आप एक दिन याद करोगे सर, एक दिन याद करोगे कि जो बातें मैं बोलता था वो बातें बहुत काम की होती थी। इधर सुना ध्यान से। अब आज हमारी जीएसटी के अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6 अमेंडमेंट क्लास में डाल चुका हूं, उम्मीद करूंगा सबने वो देख ली होंगी। ज्यादा मुश्किल अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल तरह से कराई है, बिल्कुल नोट्स बनाए हैं, सबके एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाए। अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 जो है ना, अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट क्लास। इसमें हम टॉपिक करेंगे कॉम्पोजिट स्कीम का। एक बच्चा कहता है यार कॉम्पोजिट स्कीम में पता है क्या अमेंडमेंट आई है? मेरे से पूछ ले। कॉम्पोजिट स्कीम में ना वो सर्विस वाले केस में जो 50 लाख की लिमिट थी ना, वो 150 लाख हो गई है, मैंने मॉड्यूल में देखा है। ये बच्चा गलती से भी उठकर यहां से मत चला जाए, क्योंकि जो आप 150 बच्चे, कई बच्चे अभी भी हैं जो ये कह रहे हैं कि सर्विस वाले केस में अब वही सेम सेक्शन लगेगा जो पहले गुड्स वाले केस में था। उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कहीं ना कहीं से गलत पढ़ा हुआ है, और जो वो लाइन पढ़ी है उसका मतलब ये है ही नहीं है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अमेंडमेंट छोटी छोटी है, बट ऐसी अमेंडमेंट है आप लिख के ले लो, जिसके भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में है ना, इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा और अमेंडमेंट का बनेगा। इधर सुना ध्यान से। अभी इस अमेंडमेंट को कराने से पहले ना मेरी छोटी छोटी बातों के आंसर दो। आप सबने कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है जी?
अब कॉम्पोजिट स्कीम में ना आपने दो स्कीम पढ़ी होंगी। एक स्कीम तो होती है गुड्स वाले केस में और एक स्कीम नई इंसाइट हुई थी सर्विस वाले केस में। गुड्स वाले केस में 150 लाख की लिमिट थी और अगर कोई सिर्फ सर्विस दे रहा है सर्विस वाले केस में 50 लाख की लिमिट थी। और गुड्स वाले केस में सर्विस भी एक ऐसी थी जिसमें 150 लाख की लिमिट थी, वो रेस्टोरेंट सर्विस होती थी। अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं 150 लाख की लिमिट है, गुड्स का ट्रेडर हूं 150 लाख की लिमिट थी, और अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं तो भी 150 वाली लिमिट है। इन तीनों को छोड़कर मैं कोई भी सर्विस सिर्फ सर्विस ही देना चाहता हूं तो 50 लाख की लिमिट थी। एक बच्चा कहता है यार सर्विस वाले केस में तो वो लिमिट थी ना, वो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवरेज हायर, वो लिमिट तब थी अगर आप गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहते हो, आप गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हो साथ में सर्विस देना चाहते हो, तब वहां पर वो लिमिट एप्लीकेबल होगी। अगर सिर्फ सर्विस ही देना चाहते हो उस केस में लिमिट आपकी 50 लाख की एप्लीकेबल थी। अब सुना ध्यान से, पहली अमेंडमेंट क्या निकल के आई है। बिल्कुल छोटी सी अमेंडमेंट है और इस अमेंडमेंट को समझाने से पहले आपका माइंड में क्लियर कर दूं कि जब रजिस्ट्रेशन का टॉपिक हमने किया था अभी अमेंडमेंट के अंदर, जो रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में एक पॉइंट मैंने बताया था कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट, कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट अगर साथ में आप ले रहे हो तो उस केस में साथ में गुड्स की सप्लाई भी कर रहे हो, इंटरेस्ट और डिस्काउंट है। ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट सर्विस वाला पोर्शन है, बट गवर्नमेंट ने कहा था डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मान के हम वहां पे 40 लाख की लिमिट देंगे। याद करो रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट क्लास में आपको बताया था। बट मैंने कहा था कि 40 लाख की लिमिट जब कैलकुलेट करोगे ना तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी टर्नओवर काउंट करोगे, चाहे वो एग्जम्प्टेड सप्लाई ही क्यों ना हो। बट मैंने कहा था कॉम्पोजिट स्कीम में अलग लो होगा, तो फाइनली अब वो लो आ चुका है। और रटने वाला बच्चा सारी अमेंडमेंट एक झटके में इतनी समझ ले कि कॉम्पोजिट स्कीम के चैप्टर में, मैं भी आपको रीड करवा दूंगा, कॉम्पोजिट स्कीम के चैप्टर में जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करोगे, कॉम्पोजिट स्कीम के चैप्टर में जब भी आप टर्नओवर काउंट करोगे, चाहे वो सर्विस की हो, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो टैक्सेबिलिटी के लिए हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी के लिए हो, इंटरेस्ट और डिस्काउंट आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। सर एक बार दोबारा से, कॉम्पोजिट स्कीम में जब भी आप टर्नओवर काउंट करोगे, चाहे वो ट्रेडर की हो, मैन्युफैक्चरर की हो, सर्विस वालों की हो, टैक्सेबिलिटी की हो, एलिजिबिलिटी की हो, किसी भी टर्नओवर की कैलकुलेशन में इंटरेस्ट और डिस्काउंट आप कंसीडर नहीं करोगे। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर सेक्शन में अमेंडमेंट आ चुकी है, हर सेक्शन में एक्सप्लेनेशन आ चुकी है, तो मैंने कंबाइन करके आपको बता दी कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट बाहर करो, 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 इंटरेस्ट और डिस्काउंट बाहर करो। कॉम्पोजिट स्कीम में बाहर करो, कॉम्पोजिट में बाहर करो, कॉम्पोजिट में बाहर करो, कॉम्पोजिट में बाहर करो, चाहे ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस वाला है, टैक्सेबिलिटी निकालनी है, एलिजिबिलिटी निकालनी है, किसी भी टर्नओवर में इंटरेस्ट डिस्काउंट का कोई भी स्थान कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं है। तो सिंपल सी अमेंडमेंट पहली है, याद करो, एक पर्सन अगर गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो ट्रेडर है, वो रेस्टोरेंट सर्विस वाला है, साथ में सर्विस देना चाहता है, तो सर्विस देने की लिमिट क्या थी? 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवरेज हायर, अगर आपको ध्यान आता हो। इट मींस अगर मैं गुड्स के साथ में सर्विस देना चाहता हूं तो 50 लाख की लिमिट नहीं है, उस केस में वो 10% वाला लो एप्लीकेबल था। और जब 10% ऑफ टर्नओवर की बात करूंगा ना, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि उस टर्नओवर में सारी सप्लाई काउंट कर लोगे, बट जो एग्जम्प्टेड सप्लाई इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली है उसको आप कवर नहीं करोगे। तो टर्नओवर जब भी आपको काउंट करनी है वो 10% का लो लगाने के लिए तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट को बाहर करना है, उसको छोड़कर जो भी सप्लाई होगी वो सारी आप काउंट करोगे। आपको मैं दिखाता हूं, देखो जी, यहां पर अमेंडमेंट आई है, ये ऊपर वाला लो बिल्कुल सेम है, ये ग्रीन वाली एक्सप्लेनेशन जो है ये नई ऐड हुई है। आओ देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन हु ओप टू पे टैक्स अंडर क्लोज ए और क्लोज बी और क्लोज सी में सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब गुड्स के साथ में आप सर्विस दे सकते हो, रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा, वो तो मैं खुद भी पता है, ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवरेज हायर, ये अभी तक का लो था। अब गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविजो द वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांस in so far as the consideration is represented by way of interest or discount
shall not be taken into account for determining the value of turnover in a state or union territory. तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट शेल बी इन एडिशन टू अबव मार्जिनल लिमिट, मतलब जितना मर्जी इंटरेस्ट अब रिसीव कर लो, जितना मर्जी इंटरेस्ट रिसीव करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले एक लिमिट थी 10% की। तो अगर मैं 10% की लिमिट लगाऊंगा तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट में भी लिमिट लग गई, क्योंकि सर्विस देने की एक लिमिट होती थी। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है इसको तुम्हें कवर ही नहीं करना। सर मतलब ये पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा। इस पॉइंट का मतलब ये है, एक बात मुझे सोच के बताना, इधर देखो ध्यान से। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है और ये आपका ना करंट फाइनेंशियल ईयर है। बहुत ध्यान समझना जी। अब इस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ना इसकी टर्नओवर निकल के आ गई है, फॉर एग्जांपल मान लो 100 लाख रुपए की टर्नओवर निकल के आ गई, और करंट फाइनेंशियल ईयर में ये सर्विस देना चाहता है, ये सर्विस देना चाहता है। अब अगर ये सर्विस देना चाहता है तो सर्विस, सोच के बोलना, सर्विस करंट फाइनेंशियल ईयर में कितनी दे सकता है? इसका 10% अगर मैं निकालूंगा तो 10 लाख, और 5 लाख हायर क्या बनेगा 10 लाख, मतलब इस साल वो 10 लाख तक की सर्विस दे सकता है। यही तो लिमिट थी ना अभी तक। अब 10 लाख तक की सर्विस दे सकता है। अभी तक क्या प्रॉब्लम आती थी कि मान लो इस पर्सन को इंटरेस्ट आ रहा है 8 लाख का, और जो दूसरी सर्विस ये देना चाह रहा है ना वो सर्विस हो रही है 4 लाख की। अब सोच के बोलना, 8 और 4 कितने हो गए 12 लाख, लिमिट आ रही है 10 लाख की। तो ये पर्सन ये बात बोलता था कि भैया जो ये 8 लाख की सर्विस है ये तो एग्जम्प्ट ही है ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो एग्जम्प्ट होता है जीएसटी में, नो डाउट सर्विस का पार्ट है, बट कलेक्शन तो जीएसटी की नहीं होती ना, तो इसको तुम काउंट ही क्यों कर रहे हो? मैं तो एक्चुअल सर्विस जो दे रहा हूं वो तो 4 लाख की दे रहा हूं, और अगर मैं 4 लाख की सर्विस दे रहा हूं तो यहां पे 10 लाख तक की दे सकता हूं, तो मैंने लिमिट कहां क्रॉस की? ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी। बच्चा कह रहे नहीं आ रहा सर समझ, सर हमें ना ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप हमें बताओ आप कहना क्या चाहते हो मेरे लाल, मेरे नारद मुनि जी। मैं ये कहना चाहता हूं, मान लो ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक पर्सन का है और ये करंट फाइनेंशियल है, मान लो आपके फादर का ही केस है। आपके फादर की पिछले साल की हमने टर्नओवर निकाली, पिछले साल की टर्नओवर इनकी निकल के आ गई 120 लाख, और मान लो पापा गुड्स के ट्रेडर थे या गुड्स के मैन्युफैक्चरर थे, और पापा कहते कि बेटा करंट फाइनेंशियल ईयर में ना मेरे को इंटरेस्ट भी आएगा, मैंने बैंक में एफडी करवाई है, मेरे को इंटरेस्ट की इनकम होगी, और साथ में मैं एक सर्विस भी देना चाहता हूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस देना चाहता हूं, और इंटरेस्ट आएगा तो ये भी सर्विस का पार्ट हो गया और ये भी सर्विस का पार्ट हो गया, और मैं गुड्स की ट्रेडिंग तो करूंगा ही करूंगा। तो एक बच्चे ने पापा को बोल दिया, पापा कि ये दोनों ही सर्विस हैं, और आप जो सर्विस दे सकते हो ना वो जो आपकी टर्नओवर है उसका 10% तक दे सकते हो। तो भैया टर्नओवर 120 लाख है, इसका 10% कितना हो गया 12 लाख तक की पापा सर्विस दे सकते हैं करंट ईयर में। मान लो पापा को पूरे साल का इंटरेस्ट आना है 8 लाख, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस मिला के हो रही है 6 लाख। अब अगर मैं मान लो ये एक्सप्लेनेशन ना दूं, अगर मैं ये एक्सप्लेनेशन ना दूं तो भैया एग्जम्प्टेड सप्लाई में इंटरेस्ट भी काउंट हो गया, इंटरेस्ट भी काउंट हो गया ना, क्योंकि बाहर निकालने की बात ही नहीं की, तो भैया सर्विस ये भी हो गई, सर्विस ये भी हो गई। और अगर ये दोनों सर्विस हो गई, दोनों को मिला के 14 लाख, लिमिट मेरी 12 लाख है, लिमिट मैं क्रॉस कर गया, कॉम्पोजिट स्कीम से बाहर आ गया। आपके फादर ने बोला यार बेटे यार देखो नहीं लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है? तो बच्चे ने बोला पापा क्या नाइंसाफी हो रही है? तो उसने बोला कि बेटे मैंने तो सुना है इंटरेस्ट तो जीएसटी में एग्जम्प्ट है, और ये मान लियो टैक्सेबल है, तो अगर ये एग्जम्प्ट है तो इसको तो टर्नओवर में काउंट क्यों कर रहा है? तो बच्चे ने बोला पापा ये लॉ में कहीं नहीं लिखा कि जब मैं टर्नओवर लूंगा तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट मुझे बाहर निकालना है। तो अगर नहीं लिखा तो मुझे काउंट करना पड़ेगा ना, तो लिमिट में तो काउंट होगा, आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो फाइनली उन सब लोगों के लिए, इंडिया के 80% से ज्यादा लोगों के लिए गवर्नमेंट ने सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी कि अब जब भी तुम टर्नओवर काउंट करोगे, जब भी तुम टर्नओवर काउंट करोगे ना तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट को बाहर निकाल देना। मतलब सिंपल सी बात है, तुम सर्विस जो देना चाह रहे हो वो इसको छोड़ के देखो। मतलब अब इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो जितना मर्जी रिसीव करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज हर इंसान है वो बैंक में एफडी करा के चलता है, इंटरेस्ट की इनकम होती ही होती है। अगर उसको भी बीच में काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। और वैसे भी वो छोटा व्यापारी है, छोटे व्यापारी को बेनिफिट देना है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए जब भी तुम टर्नओवर काउंट करोगे तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके चलना। तो देखो जी,
यहाँ पे सबसे पहले अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब जब भी तुम्हें आपको 10% की लिमिट काउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट को उस टर्नओवर में काउंट मत करना। पहली एक्सप्लेनेशन ये आई है जी। बात समझ में आती है? पक्का पक्का? यस सर। उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट जो आई है सेक्शन 10(2) के अंदर, इसको मैं अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, ये पहले भी लाइन थी, बट ये लाइन ना रूल के अंदर थी और लाइन एक्ट में नहीं थी, ये लाइन रूल में थी। अब एक्ट में नहीं थी, रूल में थी, तो आपस में आर्ग्यूमेंट होता था। कुछ लोगों ने बोला कि हम रूल थोड़ा मानेंगे, हम तो एक्ट मानेंगे, और अगर एक्ट में लाइन नहीं है तो ये प्रोविजन हम तो कहेंगे है ही नहीं जी। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, हेलो, अब गवर्नमेंट ने फाइनली क्लैरिफाई कर दिया कि भैया इस केस को हमने लॉ में ही लिख दिया। और क्या केस लॉ में लिखा है कि द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सब सेक्शन 1। ठीक है री, एक पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल हो सकता है, ठीक है री, इफ ही इज नाइदर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। मतलब अगर वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ना हो या वो नॉन रेजिडेंट ना हो। और ये आपसे बढ़िया कौन जानता है, ये पहले भी लो आपने क्लास के अंदर पढ़ा है, याद करो क्लास में अब छोटे छोटे बच्चे होते थे, उस टाइम मैंने क्लास के अंदर बताया भी था कि एनआर और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं होते। ये बात हमने रूल 5 के अंदर लिखी थी। अब सेक्शन 10(2) का एक एफ क्लोज है, उसमें भी लाइन लिख दी गई है। तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, इसको मैं अमेंडमेंट नहीं बोलूंगा, एग्जाम के लिए रेलिवेंट भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट आप ना भी पढ़ते तो भी हर बच्चा इसका सही आंसर दे के आता कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन पहले भी इन एलिजिबल थे और आज भी इन एलिजिबल हैं। आज इन एलिजिबल किस लिए हैं? क्योंकि सेक्शन 10(2) में एफ क्लोज इन्होंने इंसर्ट कर दिया है कि भैया आप साफ साफ बोल रहे हैं, एक्ट से ही बोल रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो कॉम्पोजिट स्कीम नहीं ले पाएंगे। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट कहने को है बट मेरे अकॉर्डिंग अमेंडमेंट नहीं है। तो अभी तक मैंने दो बातें बोली हैं। सबसे पहली बात बोला, अगर मैंने साथ में सर्विस देनी है, अगर मैंने साथ में सर्विस देनी है तो सर्विस की जब मैं लिमिट काउंट करूंगा 10% ऑफ टर्नओवर, तो टर्नओवर में इंटरेस्ट और डिस्काउंट में पार्ट नहीं लूंगा। और दूसरा मैंने क्या बोला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये दोनों जो हैं वो कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल नहीं है। अब सुना ध्यान से, अब जो है सेक्शन 10(2)(a), ये जो नया सेक्शन आया, याद करो सर्विस वाले केस में जहां 50 लाख की लिमिट होती थी ना, वहां पर एक नोटिफिकेशन थी, याद आ रहा है कुछ? एक नोटिफिकेशन थी। और आपको मैंने कहा भी था, कई सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर अब तो सेक्शन में आ गया, अब तो सेक्शन हो गया, तो मैंने उन्हें उस टाइम भी कहा था जून वालों के लिए नहीं है, बट जिनके एग्जाम नवंबर दिसंबर में है उनके एग्जाम में अभी ये सेक्शन एप्लीकेबल है। बट आज भी वो नोटिफिकेशन है, वो अभी तक विड्रॉ नहीं की, बट अब वो इररिलेवेंट हो चुका है, क्योंकि जब बात एक्ट में ही लिख दी है तो वो नोटिफिकेशन हमारे किसी काम की नहीं है। इट मींस आज अगर क्वेश्चन बनता है कि अगर एक पर्सन सर्विस वाला है वो कॉम्पोजिट स्कीम लेना चाहता है, तो आप आंसर लेके आओगे सेक्शन 10(2) है। अगर एक पर्सन सर्विस वाला है वो कॉम्पोजिट स्कीम लेना चाहता है, सेक्शन 10(2) है। बट अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस वाला है तो वो सर्विस, बट वो 10(2) में कवर नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड कॉम्पोजिट में ही कवर थी। सर इसमें सर्विस कौन सी? डॉक्टर की सर्विस, सीएस की सर्विस, सीए की सर्विस, एडवोकेट की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस, सीएमए की सर्विस, ये सब सर्विस वाले अगर कॉम्पोजिट स्कीम लेना चाहते हैं तो 10(2) के अंदर आ जाएंगे। लिमिट आज भी 50 लाख है, पहले भी 50 लाख थी। तो आपके माइंड से मैं गलत फहमी निकाल दूं कि सर्विस वालों की लिमिट 150 लाख हो चुकी है। एक सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस है, जहां लिमिट 150 लाख है, बाकी हर सर्विस में लिमिट 50 लाख है। और अगर साथ में गुड्स की डीलिंग भी करोगे तो लिमिट वो आपकी 10% वाली हो जाएगी। तो हम तो ये मान रहे हैं कि भैया मैं सिर्फ सर्विस देना चाह रहा हूं, सिर्फ सर्विस देना चाह रहा हूं, सिर्फ सर्विस देना चाह रहा हूं, और वो सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, तो लिमिट मेरी कितनी लग जाएगी? 50 लाख की। आपको मैं दिखा देता हूं, ये मैंने पूरा इसलिए ग्रीन में लिखा है क्योंकि नया सेक्शन है तो ये पहले कोई चेंज नहीं है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई चेंज नहीं है। जो लो आपने क्लास के अंदर लिखा है सर्विस वाला, वही सेम लो आज भी है। पहले आपने नोटिफिकेशन से पढ़ा था, अब वो सेक्शन में आ गया। आप इसको रीड कर सकते हो, नोट्स आपके पास हैं। सिंगल चेंज भी आपको सर्विस वाले स्कीम में नहीं मिलेगा, एक को छोड़ के। अब सेक्शन नंबर है, पहले वो नोटिफिकेशन थी। आपको पढ़ा देता हूं, ये देखो री, नोट विद स्टैंडिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू 9394, वही सेम लैंग्वेज जो गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल थी। ए रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(1), ठीक है री, और सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 लाख। लिमिट कितनी है? 50 लाख, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो,
चाहे वो नॉर्मल स्टेट हो, हर केस में लिमिट 50 लाख है। वहां लिमिट का फर्क था, वहां 150 लाख की लिमिट थी, ठीक है जी, और 75 लाख की लिमिट थी, ठीक है ना। यहां पे एक ही लिमिट है, किसी भी स्टेट में सर्विस दोगे हर केस में लिमिट आपकी 50 लाख लगेगी। उसके बाद जी वो ये ऑप्शन ले सकता है, रेट लगेगा वही 3%। आप सब जानते हो 3% और 3% 6% रेट है। 6% रेट सिर्फ कब लगेगा, अगर मैं सर्विस दे रहा हूं और वो सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, सिर्फ सर्विस दे रहा हूं और वो सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है। उसके बाद वही सेम बातें जी, ये स्कीम कौन कौन नहीं ले सकता, ठीक है। अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो नहीं ले सकते, इंटर स्टेट में नहीं ले सकते, ईसीओ नहीं ले सकते, नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर नहीं ले सकते, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन नहीं ले सकते। अगर स्कीम लेनी है तो सबके लिए एक साथ लेनी है, अलग अलग स्टेट ब्रांचेस हैं, सभी के लिए एक साथ लेनी है। छोड़नी है तो सबके लिए एक साथ छोड़ोगे, वही सारी बातें जो आपने क्लास में की है। तो मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा। ग्रीन से मैंने इसलिए बस लिखा है कि नोटिफिकेशन को छोड़ के अब ये सेक्शन में आ चुकी है, अंदर का शरीर वही है, कपड़े बाहर के बस चेंज किए, सब कुछ वही है जो आपने पहले पढ़ा, जून के लिए पढ़ा, सब कुछ वही है, सिर्फ चेंज ये है कि अब सेक्शन 10(2)A लिख के आना है, ठीक है जी। अब सुना ध्यान से, अब जो मेन चेंज आया है ना, अब ये दो एक्सप्लेनेशन आई है, इस एक्सप्लेनेशन को मुझे आराम से करवाना है। और मेरा दिल ये बात कह रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे ना, वो इन दोनों के अंदर से होंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको खुद पढ़ो। एक्सप्लेनेशन 1 पहले पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, पहले 1 पे टाइम लगाएंगे, फिर 2 पे टाइम लगाएंगे। 1 आसान है, 2 में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। आओ जी 1 पढ़ते हैं, और ये एक्सप्लेनेशन 1 पूरे सेक्शन 10 के लिए। हेलो सोना नहीं भाई, कान खींच लूं, इधर उठो, उठ के बैठो फटाफट से, नालायक सो गया बच्चा। आज मैया का जगराता, आज मैया का जगराता, ओ दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता। इसलिए आयो यहाँ पे नालायक, सत्संग सुनने के लिए। सोना नहीं है, इधर देखो ध्यान से, 2 एक्सप्लेनेशन है, बस लास्ट 2 अमेंडमेंट है, सिर्फ 15 मिनट के लिए बैठ जाओ। अगर ये 2 एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई है, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, आप कंपोजिट स्कीम में गलती नहीं करोगे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखो, ये दोनों एक्सप्लेनेशन सेक्शन 10 में आई हैं, तो गुड्स वाले केस में भी एप्लीकेबल हैं, सर्विस वाले केस में भी एप्लीकेबल है। मैं दोबारा बोल दूं, जो बच्चों का माइंड अभी नहीं था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे नालायक होते हैं जो बीच में मोबाइल लेके बैठते हैं, ये दोनों एक्सप्लेनेशन पूरे सेक्शन 10 पे एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो गुड्स वाला है चाहे वो सर्विस वाला है। कोई भी पर्सन ये स्कीम लेना चाहता है, ये दोनों एक्सप्लेनेशन उसको पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ये सिर्फ सर्विस वाले की नहीं है, सिर्फ गुड्स वाले की नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा है, 2 एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड अंडर सेक्शन 10। मैंने अंडर सेक्शन 10(1) नहीं लिखा, अंडर सेक्शन 10(2) नहीं लिखा, अंडर सेक्शन 10(2)A नहीं लिखा। मैंने कहा सेक्शन 10 में 2 एक्सप्लेनेशन ऐड की गई हैं। कौन कौन सी, आओ जी देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 देखो, ये क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ, ध्यान से, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, his eligibility, ध्यान से, eligibility to pay tax under this section मतलब क्या वो पर्सन, हाँ जी इधर इधर देखो, इधर इधर, क्या वो पर्सन इस सेक्शन में टैक्स देने के एलिजिबल है या नहीं। क्या वो पर्सन इस सेक्शन में टैक्स देने के एलिजिबल है या नहीं, उसकी टर्नओवर निकालने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन 1 पढ़नी है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि मैं कंपोजिट स्कीम लेने के एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उस एग्रीगेट टर्नओवर के लिए मुझे यह पढ़ना है। सर तो एग्रीगेट टर्नओवर तो हम उसके लिए भी निकालते हैं कि जब मुझे कंसेशनल टैक्स देना होता है। तो जब मुझे कंसेशनल टैक्स देना होता है वो 1% और 5% और 6% के रेट से, तो उसके लिए जो हम टर्नओवर लेते हैं, फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन 1 नहीं पढ़नी, नहीं, उसके लिए 2 पढ़नी है। एक बार 2 की भी हेडिंग पढ़ लो, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल, पहले में एलिजिबिलिटी है, दूसरे में टैक्स पेबल है। पहले में एलिजिबिलिटी है, दूसरे में टैक्स पेबल है। हाँ जी मेरी बात समझ रहे हो? पहले में क्या है, मेरे पीछे बोलो फटाफट से, पहले में क्या है, एलिजिबिलिटी, दूसरे में टैक्स। पहले में एलिजिबिलिटी, दूसरे में टैक्स। पहले में एलिजिबिलिटी, दूसरे में टैक्स।
मतलब जब मैं एलिजिबिलिटी निकालूंगा इसको ध्यान दूंगा, जब मेरे को टैक्स निकालना होगा, कंसेशनल रेट मुझे यूज करना होगा, उस केस में 2 को ध्यान दूंगा। पहले 1 की बात करते हैं जी। 1 देख लो। For the purpose of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include the value of supply made by such person from the first day of April of a financial year up to the date when he become liable for registration under this act, but shall not include the value of exempted supply of service provided by way of extending deposit, loan, advance, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount। सिंपल सा एक मीनिंग निकल के आ रहा है कि जब मुझे एलिजिबिलिटी निकालनी है, हाँ जी ओ मेरे नोनी शोनी नोनू मोनू सोनू बेबी, इधर देखो ध्यान से, जब मुझे एलिजिबिलिटी निकालनी है तो एलिजिबिलिटी के लिए जब मैं टर्नओवर लूंगा तो मैं स्टार्टिंग से लूंगा। मैं एलिजिबिलिटी के लिए जब मैं टर्नओवर लूंगा तो मैं स्टार्टिंग से लूंगा। मतलब सर मैंने आज नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने आज नया बिजनेस स्टार्ट किया और गुड्स का सप्लायर हूं, तो 40 लाख तक तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और अगर 40 लाख तक मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगले साल मैं कॉम्पोजिट स्कीम के एलिजिबल हूं या नहीं? इस साल तो मैं एलिजिबल हूं क्योंकि पिछले साल मेरी टर्नओवर ही नहीं है। नहीं आ रहा समझ? इधर देखो ध्यान से, नालायक को इमेजिनेशन में लेके आओ। तभी मैं कह रहा हूं कि बेकार की बातें मत करो कि भैया किस अमेंडमेंट के अंदर है नहीं। बहुत ध्यान समझो, छोटी छोटी बातें आप गलती करके आओगे, फिर दोस्त साहब से पूछेंगे भाई तूने अमेंडमेंट क्लास कहां देखी थी, फिर वो कहेंगे नहीं मैंने बाद में देखी नहीं थी। तो भी टाइम है, सुन लो ध्यान से। आपके फादर ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, अब पापा ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर पापा नया बिजनेस स्टार्ट किया तो पापा ने बोला क्या मैं इस साल स्कीम ले पाऊंगा? आपने बोला पापा यस, क्योंकि पिछले साल टर्नओवर नहीं है। पिछले साल टर्नओवर नहीं है तो आप स्टार्टिंग से कॉम्पोजिट स्कीम ले लो। अब अगर कॉम्पोजिट स्कीम लेने की बात हो भी रही है तो भैया 40 लाख तो वैसे एग्जम्प्ट होते हैं, क्योंकि अभी हमने अमेंडमेंट के अंदर पढ़े 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं गुड्स का सप्लायर हूं, मैं गुड्स का सप्लायर हूं तो उस केस में 40 लाख तक की कोई लिमिट, 40 लाख तक मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लो ये साल मेरा भी होना है और इस साल की टर्नओवर ही डिसाइड करवाएगी उसे अगले साल कॉम्पोजिट स्कीम लेनी है नहीं लेनी। हाँ जी, इस साल की टर्नओवर ही तो डिसाइड कराएगी उससे अगले साल कॉम्पोजिट स्कीम में ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। तो अब मुद्दा ये आ रहा है कि क्या ये 40 लाख की टर्नओवर मुझे एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करनी नहीं करनी? आप में से कुछ लोग बोलते थे क्यों काउंट करनी है भैया, क्यों काउंट करनी है? क्योंकि 40 लाख तो वैसे एग्जम्प्ट है ना, और अगर 40 लाख एग्जम्प्ट है तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्यों काउंट करेंगे? और एक दूसरे ने बोला भाई क्यों, एग्रीगेट टर्नओवर में तो सारी टर्नओवर आती है ना। एग्रीगेट मींस एग्रीगेट मींस पूरे साल का एग्रीगेट। अब दोनों में जब आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई, मुक्का मुक्की स्टार्ट हो गई, कपड़े फटने स्टार्ट हो गए ना, तब गवर्नमेंट ने बोला हेलो कि हम एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हैं कि जब तुम एलिजिबिलिटी के लिए टर्नओवर निकालोगे, हाँ जी, जब तुम एलिजिबिलिटी के लिए टर्नओवर निकालोगे तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही टर्नओवर काउंट करनी है, 1 अप्रैल से काउंट करनी है, 1 अप्रैल से काउंट करनी है। बट हां, इंटरेस्ट और डिस्काउंट है उसको छोड़ देना, उसको काउंट मत करना। वो तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया, इंटरेस्ट डिस्काउंट कॉम्पोजिट स्कीम में कहीं पर भी नहीं आएगा, ना ही वो एलिजिबिलिटी में आएगा, ना ही वो टैक्स निकालते हुए आएगा। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो बाहर ही निकाल दो। एलिजिबिलिटी में 1 अप्रैल से टर्नओवर लेनी है, बट इंटरेस्ट डिस्काउंट नहीं लेना। अच्छा, अब आगे देखो, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल। अब आ गया करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें मुझे जितनी भी टर्नओवर होती है उस पर कंसेशनल टैक्स लगाना होता है, मुझे कंसेशनल रेट लगाना होता है जो मेरा टैक्स निकल के आएगा। अब उसके लिए मैं टर्नओवर क्या लूं? तो गवर्नमेंट ने बोला फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल बाय ए पर्सन अंडर दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन ए स्टेट और इन टेरिटरी शैल नॉट इंक्लूड। हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? सबसे पहला, सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ओ माय गॉड सर, आप मानोगे नहीं, हमारा दिल यही बात कह रहा था। बस हमारा दिल ये कह रहा था कि जब हम टैक्स देना, जब हम टैक्स दें तो फिर गवर्नमेंट को ये 40 लाख ऐड नहीं करने चाहिए, क्योंकि सर 40 लाख वैसे भी तो एग्जम्प्ट होते ना। अगर मैं नॉर्मल स्कीम में जाता तो 40 लाख तक तो मुझे जीएसटी ही पे नहीं करना था, और अगर मैं कंसेशनल स्कीम में
ये 40 लाख भी काउंट करके कंसेशनल टैक्स देता, कितनी बड़ी हार्डशिप है उन छोटे लोगों पर, पान वालों पर, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उन पर कितनी बड़ी हार्डशिप है। आपकी बात गवर्नमेंट ने सुन तो ली? आप एक बार दिल से तो बोलो, आपकी बातें यहां तक पहुंच जाती है मेरे। अगर मैं छाती चीर के भी दिखाऊं ना, तो भी पूरी फैमिली मेरी इसके अंदर बैठी है, दिल के अंदर। आपको बात मजाक लगती है? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि विवेक, जब तुम्हें कंसेशनल टैक्स देना होगा तो 1 अप्रैल से जब वो लाइबल हुआ, जब वो लाइबल होगा, इतनी टर्नओवर तुम काउंट मत करो, जब वो लाइबल हो चुका है उसके बाद के टर्नओवर तुम देखो, उस पर कंसेशनल टैक्स लगाओ। तो देखो री, जब टैक्स देने की बारी आएगी तो क्या इंक्लूड नहीं करना, पहला 1 अप्रैल से लेके जब वो लाइबल हुआ तब तक, और दूसरा वही इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये तो हमें पता ही है। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, कॉम्पोजिट स्कीम में इंटरेस्ट डिस्काउंट कहीं पर भी नहीं आएगा। कॉम्पोजिट स्कीम में इंटरेस्ट डिस्काउंट को बाहर निकाल दिया गया है। अब जब भी टर्नओवर काउंट करोगे इंटरेस्ट डिस्काउंट को मत ले लेना। एक बच्चा कह रहा है यार झूठ मत बोलियो, देखो समझ आ रहा है विवेक सर क्या समझा रहे हैं आज? दूसरा कह रहा आ तो रहा है यार, अगर सर एग्जाम्पल दे देना या वो सर डायग्राम बनवा दे जैसे बनवाते हैं तो मजा आ जाएगा यार, सारा समझ में आ जाएगा। आपने बोला, मुझे समझ में आ गया। इधर देखो ध्यान से, आपके लिए ही मैंने आगे ये देखो, ये एनालिसिस, उसके बाद रेट है, और ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल नहीं है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल भी है। देखो सर अभी काम खत्म नहीं हुआ, इतनी जबरदस्त तरीके से एग्जाम्पल करवा दूंगा ना, आप कहोगे पेपर कहीं से ही बन जाए, हम गलती करके दिखा दे फिर मान लेना। सर हम गलती नहीं कर सकते, अमेंडमेंट क्लास देखने के बाद, इतनी डिटेल में भी अगर देखने के बाद भी गलती कर दी ना, फिर तो हमारे ऊपर लानत है। तो चाहे आराम से करेंगे, 2 बार देख लेंगे, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए बस। आओ जी, जो समझा उसको सिंपल लैंग्वेज में देखो। सबसे पहला एग्रीगेट टर्नओवर, क्रक्स 1 क्या निकल के आ रहा है? एलिजिबिलिटी और टैक्स पेमेंट, दो ही तो होती हैं, एलिजिबिलिटी के लिए और टैक्स पेमेंट के लिए। एलिजिबिलिटी के लिए इंक्लूड क्या करना है? टर्नओवर अचीव टिल पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड क्या करना है? एग्जम्प्ट इंटरेस्ट डिस्काउंट। एक्सक्लूड टर्नओवर अचीव टिल पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब जो वो जहां तक वो लायबल हुआ, जहां तक वो लायबल हुआ वहां तक एक्सक्लूड कर दो, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना, और जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सक्लूड करके चलो। क्रक्स 2 क्या निकल क्या रहा है? इंटरेस्ट डिस्काउंट इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सिंपल, सीधा साधा सा क्रक्स ये निकल क्या रहा है कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो ना प्रीवियस ईयर में काउंट करने हैं ना असेसमेंट ईयर में काउंट करने हैं। ये सिंपल सा क्रक्स निकल के आ रहा है। और आगे रेट देख लो जी, मैन्युफैक्चरर में आप सब जानते हो 0.5, इसका डबल कर देना क्योंकि ये सीजीएसटी है, तो 0.5 1% हो गया। रेस्टोरेंट वाले केस में 5%, ट्रेडर वाले केस में ये 1% हो गया जी। और अगर साथ में वो सर्विस भी दे रहा है तो 1% हो गया, और अगर वही सिर्फ सर्विस वाला है तो 3% हो गया, तो यहाँ पे 6% हो गया जी। देखो यहाँ पे हो गया ना, 1% हो गया, 5% हो गया, 1% हो गया, 6% हो गया। ये रेट आपके एप्लीकेबल हैं, ठीक है जी। तो अगर गुड्स के साथ में सर्विस भी दे रहे हो तो भी आपका 0.5% ही लगता है, ठीक है। बट अगर सिर्फ सर्विस दे रहे हो, सिर्फ सर्विस दे रहे हो और वो रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है, तो आप सब जानते हो वो 6% रेट एप्लीकेबल है। अब देखो कहना क्या चाहता हूं, एग्जाम्पल बहुत ध्यान से, लंबा गहरा सांस लो, जल्दी करके फटाफट से लंबा गहरा सांस लो, ले लिया। इधर देखो ध्यान से, अब एग्जाम्पल देखना जी। पहला, मिस्टर एक्स ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है। मिस्टर एक्स ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कोई बिजनेस था ही नहीं, उसने यहां बिजनेस स्टार्ट किया करंट फाइनेंशियल ईयर में। अब केस वन में उसकी टर्नओवर 140 लाख है, मतलब इस साल में 140 लाख टर्नओवर है करंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि पिछले साल तो थी नहीं टर्नओवर। केस 2 में टर्नओवर 160 लाख है, केस 3 में टर्नओवर 200 लाख है। आपको भी ये बताना है कि अगले साल की एलिजिबिलिटी के लिए टर्नओवर कितनी काउंट करेंगे, और इस साल जब मुझे टैक्स देना होगा तो मैं कैसे टैक्स दूंगा। तो देखो जी, पहले तो 40 लाख तो भैया बाहर ही निकाल दो। ये देखो मैंने 40 लाख तो बाहर ही निकाल दिए, इस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना, कोई टैक्स पे नहीं करना। अब अगर 140 लाख है तो 40 लाख पर पे नहीं करना, इस 100 लाख पर क्या जाएगा? कंसेशनल टैक्स। पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले में कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे में 160 लाख है, 160 लाख है, 40 लाख आपने बाहर निकाल दिए। अब कई नालायक बच्चे पता क्या बोलते हैं, अच्छा 40 बाहर निकाल दिए तो भैया 40 बाहर निकाल दिए, रह गए 120 लाख, इस पर भी कंसेशनल टैक्स पे करना होगा पूरे पर, क्योंकि 150 लाख तक है,
भूल के भी ये बात मत बोल देना सर, भूल के भी ये बात मत बोल देना। अब सोच के बोलना, सोच के बोलना, मेरी टर्नओवर 160 लाख है। 160 लाख के ना पहले तो दो टुकड़े कर दो, 150 लाख अलग और 10 लाख अलग, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर जो है, एग्रीगेट टर्नओवर में ये 40 लाख भी तो आएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर तो मेरी 160 लाख है ना, और जो मुझे स्कीम मिलनी है वो 150 लाख तक मिलनी है। अब गवर्नमेंट ने बोला इस 150 लाख के दो टुकड़े कर, कि जितनी टर्नओवर तेरी लायबल तक की है उसको तो बाहर निकाल दे, उस पे तो हमें कंसेशनल टैक्स मत पे कर, 110 लाख पर कंसेशनल टैक्स पे कर दे, और इस 10 लाख पर तो तू जीएसटी पे करेगा ही करेगा। अच्छा सर, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, मतलब ये समझ नहीं आया सर। ऊपर वाला तो समझ में आ गया भाई, 140 लाख है, 150 लाख तक है, 40 लाख पर पे नहीं करना, 100 लाख पर कंसेशनल टैक्स, ये समझ नहीं आ रहा सर। कुछ नहीं करना, जितनी टर्नओवर दी होगी ना, जितनी टर्नओवर दी होगी उसके दो पार्ट करो। पहले तो 160 दिए, उसके दो पार्ट किए, 150 और 10, दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट कर दिए। 150 10 क्यों किए? क्योंकि 150 लाख तक कॉम्पोजिट है, उसके बाद तो जीएसटी। अब इस 150 लाख के दो पार्ट कर रही है गवर्नमेंट, इस 150 के दो पार्ट कर रही है कि इसमें से जहां तक तू लाइबल है उस पर तो तेको नॉर्मल जीएसटी भी पे नहीं करना था, अब तू कंसेशनल टैक्स भी मत पे कर। तो वो 40 लाख तक तो वैसे एग्जाम था, उसको बाहर निकाल दे, जो बैलेंस 110 लाख तेरे बचे हैं उस पर कंसेशनल टैक्स पे कर दे। घबराओ मत, अगले का आंसर दो। 200 लाख है, जल्दी बोलो फटाफट से, अब चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए फटाफट से। 200 लाख है जी, 200 लाख है, 200 लाख है, 200 लाख के दो टुकड़े कर दूंगा, 150 लाख और 50 लाख, इस 50 लाख पर तो जीएसटी, और फिर इसके दो टुकड़े कर दूंगा, 40 पर कोई टैक्स नहीं, 110 लाख पर ही। ऐसा होगा क्या सर? आंसर इज यस। बताओ है क्या? क्रक्स क्या निकल के आया? क्रक्स से निकल के आया कि जब मैं एलिजिबिलिटी के लिए, जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करूंगा तो ये पूरी लूंगा, पूरी एग्रीगेट टर्नओवर लेके चलूंगा। जब मैं टैक्स देने की बात करूंगा तो भैया इस पूरे के दो टुकड़े कर दूंगा, 150 और बैलेंस, बैलेंस पर तो जीएसटी जाएगा। अब जो 150 वाला है उसमें दो टुकड़े करने हैं कि जो एग्जम्प्ट था नॉर्मल वो कंसेशनल में भी एग्जम्प्ट होगा, और बैलेंस में कंसेशनल टैक्स जाएगा। तो देखो एक्सप्लेनेशन 2 ये बात कहना चाह रही है, एक्सप्लेनेशन 2 ने ये तो ये लिखा है कि जब भी तुम टैक्स देने की बात करोगे तो 1 अप्रैल से जब तक तुम लाइबल हुए तब तक उस पर हम कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, और उसके बाद की जो बैलेंस तुम्हारी टर्नओवर बचेगी 150 लाख की लिमिट को ध्यान रखते हुए उस पर कंसेशनल टैक्स जाएगा। तो एक बच्चा समझ गया, बच्चा कहता है सर ये प्रॉब्लम तो फिर सिर्फ पहले साल ही आएगी ना? आंसर इज यस। उसके बाद ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर एक बार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही हो गया तो 40 लाख की लिमिट हर बार थोड़ा लगती है नालायक। 40 लाख की लिमिट पहली बार तो एप्लीकेबल है, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि यहां नया बिजनेस है। तो यहां प्रॉब्लम आती थी लोगों को, अगले साल प्रॉब्लम थोड़ा आएगी, अगले साल तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, और अगर बिजनेस ही स्टार्ट हो गया तो 40 लाख हर साल थोड़ा एग्जाम्प्ट होता है। सोच के बोलना, अगर आपके पापा जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए तो क्या हर बार 40 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी क्या? किसी को भूल कर भी मत बोल देना। अगर एक बार रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो भैया जीएसटी अब देना ही पड़ेगा, और हर टर्नओवर पे देना पड़ेगा, हर सप्लाई पे देना पड़ेगा। वो तो पहली बार है जब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया तो 40 लाख एग्जम्प्ट है, उसके बाद जब मैं रजिस्टर्ड हो गया फिर तो हो ही गया। तो जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते थे उनको ये प्रॉब्लम होती थी कि भैया 40 लाख जब मेरे नॉर्मल में एग्जम्प्ट है तो कॉम्पोजिट में एग्जम्प्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि जब तक ये अमेंडमेंट नहीं थी तब तक क्या था? तब तक पता क्या था? पूरे के पूरे 140 पर कंसेशनल टैक्स था। यहां पर एक 60 लाख है, पूरे 150 लाख पर कंसेशनल टैक्स था। यहां पर 200 लाख है, याद करो क्लास में हमने दो टुकड़े किए होंगे, 150 और 50, पूरे 150 पर कंसेशनल टैक्स था। अब गवर्नमेंट कहती है कि भैया जो 150 से ऊपर है वहां तो जीएसटी पहले भी था आज भी है, जो 150 लाख तक की टर्नओवर है ना उसमें उतरी लिमिट बाहर निकाल दो, जहां तक तुम लाइबल ही नहीं थे उस पर ना तुम्हें नॉर्मल टैक्स पे करना है ना तुम्हें कंसेशनल टैक्स पे करना है। तो वही मैंने बस यहां पे काम किया। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। ठीक है जी, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कई बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं समझ में आया, दोबारा से देख लेना, मैं बहुत आराम से करवा रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो 5 मिनट के अंदर अमेंडमेंट खत्म होती है कि बस ऐसे कर लो। कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है, बट दिल नहीं मानता, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए बट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, बाकी आप टेंशन मत लो। इसको देखो जी, समरी डायग्राम मैंने बनाया है, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन फॉर एलिजिबिलिटी एंड टैक्स पेमेंट। अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबिलिटी और करंट फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबिलिटी भी देखनी होती है हमें,
क्योंकि अगले साल की एलिजिबिलिटी इससे ही पता लगती है, करंट फाइनेंशियल ईयर से, और टैक्स पे में देखना होता है। अब देखो जी, टर्नओवर अप टू 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये 10, 20, 40 क्यों बोल रहा हूँ? रजिस्ट्रेशन करवाने की लिमिट होती है ना, हर केस में 40 लाख तो होगी नहीं, कुछ केस में 10 लाख भी होगी, कुछ केस में 20 लाख भी होगी। तो जब एलिजिबिलिटी के लिए निकालोगे तो पूरी टर्नओवर लेनी है, यस यस, बट जब कंसेशनल टैक्स की बात होगी तो ये नहीं लेनी। उसके बाद 10, 20 और 40 लाख के बाद की टर्नओवर तो एलिजिबिलिटी में लेनी ही लेनी है, यहां भी लेनी है, यहां भी लेनी है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो है, ये तो बात ही खत्म है, क्लेश ही खत्म है, इसको तो हमें लेना ही नहीं है कहीं पर भी। ये पूरा समरी है जी, ये पूरी समरी है। सिंपल सा क्रक्स ये निकल के आ रहा है, बस सिंपल सा क्रक्स ये निकल के आ रहा है, इंटरेस्ट डिस्काउंट बाहर है, इंटरेस्ट डिस्काउंट बाहर है, इंटरेस्ट डिस्काउंट बाहर है, और जो मुझे एलिजिबिलिटी की टर्नओवर लेनी है वो मुझे सारी लेनी है, ठीक है। और जो मुझे टैक्स देने वाली टर्नओवर लेनी है वो सिर्फ उतनी टर्नओवर बाहर निकाल देना जहां तक मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता, बाकी सब पर कंसेशनल टैक्स मुझे देना ही है, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? समरी डायग्राम बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। उम्मीद करूंगा ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेंगे सर। अब जाके सप्लीमेंट देख लेना, अब जाके बेयर लो देख लेना, फिर मुझे बोलना है डायग्राम कितनी हेल्प करते हैं आपकी। लो जी, लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का और इस चैप्टर का और आज के अमेंडमेंट का। देखो जी, ओहो सर ये क्वेश्चन तो हो गया। क्यों सर? विनोद आपने बोल दिया, विनोद का नाम लेते ही क्वेश्चन हो गया। देखो जी, मिस्टर विनोद, मिस्टर विनोद इज मैन्युफैक्चरर, बिलोंग टू दिल्ली। In financial year 1920, total value of supply, including exempted supply and inward supply covered under RCM, are 1 crore 70 lakh। 1 crore 70 lakh, जिसमें अभी जीएसटी इंक्लूड नहीं है। डिटरमाइन वेदर ही इज एलिजिबल, ही इज एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ब्रेकअप। क्या ये एलिजिबल है? एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखने लग गया, नहीं ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ 70 लाख है। दूसरे बच्चे ने बोला, मार खाएगा मेरे से, नालायक क्वेश्चन ध्यान से पढ़। 1 करोड़ 70 लाख में एग्जम्प्टेड सप्लाई भी इंक्लूड है और इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम वाली है वो भी इंक्लूड है। वो बच्चा कह रहा है तो क्या होगा? कह रहा भाई निकल यहां से, अमेंडमेंट क्लास तू मत ले। अभी सर ने कहा है कि एग्जम्प्ट सप्लाई इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली टर्नओवर में नहीं आती और इनवर्ड सप्लाई तो वैसे ही नहीं आती आरसीएम वाली, तो चेक तो कर ले, उसको बाहर निकालने के बाद फिर टर्नओवर देखना। दूसरा कह रहा भाई सॉरी मैंने गलती से लिख दिया कमेंट बॉक्स में, आज निकालते हैं दोनों। देखो रे फटाफट से, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ये तो आएगा 1 करोड़ 20 लाख। इंट्रास्टेट जिसमें जीएसटी नील है, ये भी आएगा बिल्कुल, नील रेट तो आएगा ही आएगा। इंट्रास्टेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, हाँ जी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये भी आएगा बिल्कुल आएगा। इंट्रास्टेट सर्विस ऑफ द एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये नहीं आएगा। और इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम में कवर है ये भी नहीं आएगा सर। बच्चा कहता है सर ये एग्जम्प्टेड सप्लाई क्यों ले लिया? हे भगवान, अभी तो सर ने कहा था नहीं लेना। यही दिक्कत आती है रटने वाले बच्चों में। एक बार दोबारा से नाले को पढ़ना, मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है कि एग्जम्प्टेड सप्लाई कुछ भी नहीं लेना। सर एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं लेनी, सारी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली। इट मींस एग्जम्प्टेड सप्लाई अगर वर्ड है तो एग्जम्प्टेड सप्लाई तो बहुत सारी है ना, तो वो थोड़ा टर्नओवर से बाहर कर देंगे। गवर्नमेंट ने कहा भैया इंटरेस्ट और डिस्काउंट, अगर वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो वो बाहर करेंगे, बाकी कोई भी एग्जम्प्टेड सप्लाई दी है वो तो पार्ट बनेगी बनेगी। तो देखो मैंने वही तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन मैंने ये पैदा कर दी। एग्जम्प्टेड सप्लाई जब मैंने बोला एक वजन इसको बाहर निकाल दिया। सर एग्जम्प्टेड सप्लाई इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली है, ये बाहर निकाली है। इनवर्ड सप्लाई जो आरसीएम वाली है ये बाहर निकाल दी, तो 1 करोड़ 34 लाख टर्नओवर बनी है, दैट इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट स्कीम। ये एलिजिबल हो जाएगा कॉम्पोजिट स्कीम के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आप जाके चेक कर लेना अपने पेपर, चाहे वो सीएस वाले हैं चाहे वो सीए वाले हैं, पेपर देख लेना आपके एग्जाम में। जब टर्नओवर वाले क्वेश्चन बनते हैं ना इस तरह से बनते हैं, बच्चा कहता है पेपर बाहर से आ रहा है सर समझ नहीं आ रहा। आपको पता है क्या चाहिए? देखे दिखाए क्वेश्चन चाहिए आपको सर, माइंड ना लगाना पड़े, बस माइंड थक जाता है सर, कितने काम है सर आपको पता नहीं, पूरा पूरा दिन। एक तो पबजी हमारी जब से बंद हुई है हम गेम सर्च करते थे, कौन सी गेम खेलें सर, पूरा दिन यही सर्च करते रहते हैं सर। ये सीएसओ कभी बन जाएंगे सर, सीए तो कभी बन जाएंगे, की फर्क पैदा है सर? क्या हो गया? 10-12 लाख साल का तो नुकसान होगा ना, इतने तो हम ऐसे उड़ा देंगे ऐसे उड़ा देंगे। अभी नहीं पता ना आपको, पता लगेगा बाद में जाके, ठीक है जी।
तो प्लीज ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में है क्या, सारी सप्लाई काउंट करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट डिस्काउंट बाहर निकालना है, इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाली बाहर निकालनी है, 1,30,00,000 एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिट स्कीम। और देखो देखने से क्या लग रहा था, इन एलिजिबल, क्योंकि 1,70,00,000 दी हुई थी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे फटाफट से एक तो मेरे क्वेश्चन है उसका आंसर बताओ जी। यहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा था यार, ये लो। अब फटाफट से बस मुझे लिमिट बोलते हैं ना, लिमिट। अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर हूं गुड्स का, लिमिट कितनी है, 150 लाख। जल्दी जल्दी बोलते रहो। ट्रेडर हूं गुड्स का, लिमिट कितनी है, 150 लाख। मैन्युफैक्चरर हूं गुड्स का, और साथ में इंटरेस्ट और डिस्काउंट की बात चल रही है, तो भी लिमिट कितनी है, 150। गलती से भी 10% वाली लिमिट मत लगा देना, ये सर्विस है, फिर भी 10% वाली लिमिट नहीं लगेगी, क्योंकि इसको अब इग्नोर करके चलेंगे। इसको हमें टर्नओवर में लेना ही नहीं है, ये तो जितना मर्जी लेते रहो। ट्रेडर हूं गुड्स का, इंटरेस्ट डिस्काउंट है, तो भी 150। रेस्टोरेंट सर्विस है, तो भी 150। रेस्टोरेंट सर्विस प्लस में इंटरेस्ट और डिस्काउंट की बात हो रही है, तो भी 150 लाख की लिमिट है। गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, साथ में दूसरी सर्विस भी देना चाहता हूं। हाँ जी, गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, साथ में दूसरी सर्विस भी देना चाहता हूं, और वह सर्विस इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली नहीं है, तो भैया 10% वाली लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। किस लिए, सर्विस वाले केस में। और टोटल लिमिट जो है वो 150 लाख तो है ही है। ऐसे ही ट्रेडर हूं गुड्स का, साथ में दूसरी सर्विस देना चाहता हूं, तो ये दूसरी सर्विस के लिए 10% की लिमिट एप्लीकेबल है, टोटल लिमिट 150 लाख है ही है। रेस्टोरेंट सर्विस वाला हूं, साथ में दूसरी सर्विस भी देना चाहता हूं, तो भैया इसके लिए वो 10% वाली लिमिट एप्लीकेबल है, टोटल लिमिट 150 लाख है ही है। और अगर मैं दूसरी सर्विस देना चाहता हूं, सिर्फ सर्विस ही देना चाहता हूं, सिर्फ सर्विस देना चाहता हूं, तो लिमिट आपकी 50 लाख है। ये देखो, ये पूरा लो है जी। अब इसमें कोई दिक्कत तो पूछ लेना, ये पूरा क्रक्स निचोड़ दिया मैंने, इससे बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकता। सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, अगर आप सर्विस दे रहे हो इंटरेस्ट डिस्काउंट वाली है, तो जितनी मर्जी दो, उसको मैं कवर ही नहीं करना। हाँ, अगर दूसरी सर्विस दे रहे हो इंटरेस्ट डिस्काउंट के अलावा, तो वहां लिमिट 10% की है। और अगर सिर्फ सर्विस दे रहे हो तो लिमिट 50 लाख की है। और अगर गुड्स की बात कर रहे हो या रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो, तो लिमिट 150 लाख की है। बात समझ में आती है, पक्का पक्का। तो अब मैं लिखो फटाफट से क्रक्स। मुझे लगता है कई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं आज के अमेंडमेंट में। टुडे अमेंडमेंट, क्रक्स ऑफ टुडे अमेंडमेंट क्या है। पहला अमेंडमेंट हमने क्या की, इंटरेस्ट डिस्काउंट इग्नोर, हमें इग्नोर करना है अब। ऑल केसेस, हर केस में इग्नोर करना है इंटरेस्ट डिस्काउंट, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, चाहे वो टैक्स देने की बात हो, चाहे वो सर्विस की बात हो, हर केस में इंटरेस्ट डिस्काउंट बाहर निकालना है। पहली अमेंडमेंट ये है। दूसरी अमेंडमेंट ये है कि जब एलिजिबिलिटी की टर्नओवर निकालोगे, तो आपको टर्नओवर फ्रॉम स्टार्टिंग, आपको टर्नओवर स्टार्टिंग से लेनी है। ठीक है जी। और जब आप टैक्स के लिए टर्नओवर निकालोगे, आप जब टैक्स के लिए टर्नओवर निकालोगे, तो जितनी आपकी टोटल टर्नओवर है उसके 2 टुकड़े कर देना। ठीक है जी, 150 लाख अलग, 150 लाख अलग, या 50 लाख, जो भी है वो डिपेंड करता है कि गुड्स वाला केस है, सर्विस वाला केस है, या 75 लाख अगर वो स्पेशल कैटेगरी वाला स्टेट है, और अदर टर्नओवर अलग। अब जो अदर टर्नओवर है, इस पे तो आप जीएसटी पे करोगे, इस पे तो आप जीएसटी पे करोगे। और जो ये टर्नओवर है ना, जहां तक अभी आप कंसेशनल टैक्स पे करते थे अमेंडमेंट से पहले, अब इसके भी 2 टुकड़े होंगे। इसके 2 टुकड़े कैसे होंगे जी, अप टू रजिस्ट्रेशन लिमिट, नो कंसेशनल टैक्स, नो जीएसटी। अप टू रजिस्ट्रेशन की लिमिट, नो कंसेशनल टैक्स, नो जीएसटी। और जो अब ये बैलेंस बचेगा, इस पे सिर्फ कंसेशनल टैक्स देना पड़ेगा, इस पे सिर्फ कंसेशनल टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी जी। और ये सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ फर्स्ट ईयर में आएगी, जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएगा, नया बिजनेस होगा, उस साल आएगी, उससे अगले आने वाले सालों में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, आई होप आपको अमेंडमेंट समझ में आ गई होगी। मैंने काफी टाइम लगा दिया, इतनी बड़ी अमेंडमेंट थी नहीं, आप चेक करोगे 10 मिनट के अंदर अमेंडमेंट खत्म होती है। और कुछ बच्चों ने कहा भी था सर बाकी अमेंडमेंट तो हम कर लेंगे, 50 मिनट लग चुके हैं। अमेंडमेंट थी क्या, आप खुद देख लो, अमेंडमेंट कराई क्या मैंने। ठीक है, बट मुझे इतना पता है अमेंडमेंट ऐसी हो चुकी है कि अब आप गलती नहीं कर सकते। और अगर आप रटने वाली बात करते हैं, खुद पढ़ते, तो मेरे कोडिंग इतना समझ में शायद ना आता। ठीक है जी, चलो
तो ये अमेंडमेंट हमारी हो चुकी है। अब अमेंडमेंट क्लास हमारी 8 जो आएगी संडे को कल, उसके अंदर छोटे मोटे टॉपिक हम कर देंगे। उम्मीद करूंगा एग्जीक्यूटिव के सारी अमेंडमेंट मैं कल खत्म करवा दूं, और बाकी फिर 9th अमेंडमेंट क्लास जो होगी वो होपफुली प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए होगी। तो कोशिश करेंगे कल जो छोटी मोटी अमेंडमेंट बची हैं एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को कल ही हम पैकअप कर दें, ताकि अगली अमेंडमेंट क्लास ओनली फॉर सीएस प्रोफेशनल। उम्मीद करूंगा सारी अमेंडमेंट बढ़िया तरीके से चल रही हैं, आपको पता ही नहीं लग रहा अमेंडमेंट मुश्किल है, बट कोशिश कर रहा हूं कि मैं आसान बना दूं, और उम्मीद करूंगा आपको आसान भी लग रही है। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और जो हमारा डाउट सेशन है उसको जरूर अटेंड करो, ताकि आपके जो भी डाउट्स उसको हम सोल्व करें। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। बस मेरी मेहनत का रिजल्ट मुझे देना, नंबर लेके आके। उम्मीद करूंगा आप मुझे रिजल्ट दोगे, और भगवान मेरी मेहनत को जरूर आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच यार, लव यू।